स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। और मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वो यहाँ पे हमें मिक्स नेचर के ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज ए चैरिटी। चलिए भैया, चैरिटी के रूप में आपने कुछ माल था जिसको आपने काम में लिया है और उस माल की जो कॉस्टिंग थी वो ₹500 थी। कौन सा ट्रांजेक्शन मिल गया भैया? यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल, गुड्स के अन्य प्रयोग नाम से हम ऑलरेडी डिटेल चैप्टर कर चुके हैं। और यहाँ हमें जो अकाउंट मिला वो कौन कौन से मिला? चैरिटी सबसे पहली बात थी, वो हमने कहा ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर जहाँ पर गुड्स को हम बिजनेस के रूटीन पर्पस से छोड़कर किसी और पर्पस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो चूंकि हमने वो माल ऑलरेडी परचेज कर लिया है, अब उसको वहाँ से हटाना है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा गुड्स कैसे रिकॉर्ड होगा? अपनी कॉस्टिंग पे होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात हो गई कि भैया ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे ही बुक करना है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। अकाउंट कौन सा मिला? पहला जो अकाउंट मिला वो हमें चैरिटी का अकाउंट मिला, ठीक है भैया। और जो दूसरा अकाउंट मिला, जो हमें दूसरा अकाउंट मिला वो मिला परचेज का अकाउंट। अब यहाँ परचेज की कौन सी बात हो गई? क्योंकि ये अगर आपको समझना है तो पहले आप वो डिटेल वीडियो जान के आ जाइए, देख के आ जाइए, अच्छे से पढ़ के आ जाइए कि यहाँ पे हमने कहा ऐसी जगह जहाँ गुड्स का अदर देन रूटीन बिजनेस अगर कोई भी यूज होता है तो हम हमारी परचेज में से उसको डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पहले जब माल खरीदा था तब उसको परचेज के अकाउंट में लेके आ गए थे। बात करते हैं चैरिटी। जो चैरिटी है बिजनेस के लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। चलिए भैया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए और इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मेरे बिजनेस के लिए जो चैरिटी एक खर्चा हो गया, इसके लिए मैंने इसे डेबिट करना है, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। परचेज जो अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया? परचेज जो अकाउंट है मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है अगेन। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए, लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। जब माल खरीदा था, बात समझना, जब माल खरीदा था तब हमने परचेज को एज ए एक्सपेंसेस बुक किया था। अब खरीदा हुआ माल हमारा रूटीन जो एक्सपेंसेस था उसमें से उसको रिमूव करना है। तो जब खर्चा इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। परंतु इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बिजनेस का जो खर्चा है वो रिड्यूस होगा, घटेगा, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कौन से, अगर हमारे मॉडर्न अप्रोच में करना चाहूँगा, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से समझना चाहूँगा तो जो चैरिटी अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा नेचर का अकाउंट भैया? बताइए जल्दी। ये एक्सपेंसेस नेचर का अकाउंट है और एक्सपेंसेस के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं और इस ट्रांजैक्शन में हमारा चैरिटी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात हो रही है, नेचुरल बैलेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए मैं इसको फर्दर डेबिट करूंगा, इंक्रीज हो रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, समझने का फर्क है। परचेज का जो अकाउंट है, ये भी हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, बात समझना, परचेज का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। अब हमें परचेज में से रिमूव करना है। जब माल खरीदा था तब हमने ऑलरेडी परचेज में उसको बुक कर लिया। हमारे परचेज में मान लीजिए 1 लाख रुपीज ऑलरेडी हो गई, उस परचेज में से 500 रुपये हमें बाहर निकालने हैं। इसका मतलब पहले जो खर्चे का नेचुरल बैलेंस डेबिट था उस खर्चे को डाउन करना है, ठीक है ना, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में जाना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना, जब डेबिट करना होता है, जब इंक्रीज करना होता है तो मैं फर्दर डेबिट करता हूं, परंतु चूंकि मुझे डिक्रीज करना है इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। ये मैंने ट्रेडिशनल मेथड से भी समझ लिया, ये मैंने मॉडर्न अप्रोच से भी
समझ लिया। ठीक है भैया, जल्दी से नोट कीजिए। मुझे एंट्री क्या मिली, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये मुझे एंट्री मिल गई। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट जो है हमेशा कॉस्टिंग पे ही जाएगा, तो 500 रुपीज़ आपको डेबिट के कॉलम में लिखने हैं, 500 रुपीज़ आपको क्रेडिट के कॉलम में लिखने हैं। ट्रांजेक्शन की डेट लिखनी है, बीइंग गुड्स यूज फॉर चैरिटी, ये हमारा नरेशन हो गया। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैंने कहा आपको अगर कंसेप्चुअली क्लियर रखना है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब, जैसे यहाँ मैंने परचेज की बात कर ली थी, कई बार मैंने डिस्काउंट दिया फिर भी पार्टी को डेबिट या क्रेडिट किया था, जबकि वो रिसीवर और पेयर की कंडीशन में ही था, वहाँ मैंने एज्यूम किया था। तो भैया इन्हीं प्रश्नों के जवाब जो हमें सेटिस्फैक्ट्री, दिल में ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है, उन सभी प्रश्नों के जवाब हमें मॉडर्न अप्रोच बेटर तरीके से देती है। ठीक है भैया, नोट कीजिए। तो आपको दोनों ही मेथड समझने हैं और ताकि आपका फंडामेंटल पार्ट हमेशा क्लियर रहे। बात करेंगे गुड्स सोल्ड टू मयंक ऑफ ₹1 लाख। चलिए भैया, पहला ट्रांजेक्शन क्या हो गया, मयंक को 1 लाख रुपए का माल बेचा है। गुड्स सोल्ड टू मयंक, मयंक को 1 लाख रुपए का माल बेचा है। समझते हैं पूरी ट्रांजेक्शन पहले, उसके बाद में क्या कहता है, पेबल 25% चेक एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी सेल हुई उसी टाइम हमें पैसा रिसीव हो जाएगा। एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज, जो बैलेंस है उसको 30 दिन के अंदर हमको, वो हमें हमने सेल किया है तो वो हमें देगा। ऐसा सेम ट्रांजेक्शन हमने पिछले 2 क्वेश्चन में भी किया था। तो मैंने क्या किया, जो माल है हमारा 1 लाख, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। बात समझिएगा, ये मेरी सेल तो हुई है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, पर इस 1 लाख को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट कितना है, 25%, क्योंकि ये इमीडिएट केस के साथ सेटलमेंट हो रहा है, और जो सेकंड है 75% ऑफ अमाउंट जो मुझे बाद में सेटल होगा, यानी कि 75,000 रुपीज़ इधर हो गया, ये उधार ट्रांजेक्शन हो गया, और 25,000 रुपीज़ जो है नकद का ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने अमाउंट को बाइफरिकेट कर लिया। और ये कहता है पेबल 25% बाय चेक, ये जो पैसा है ना ये बैंक के थ्रू आया है, ये बैंक के थ्रू रूट हुआ है, मतलब सामने वाली पार्टी ने, जो मिस्टर मयंक है, उन्होंने मुझे बैंक में पैसा दिया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये जो है ये उधार ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब मैं अगर यहां तक बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ इतने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि भैया मैंने 1 लाख के 2 टुकड़े कर दिए, 25 और 75। अब पहले वाला जो पोर्शन है वो सिंपल सा है कि मयंक को माल बेचा एंड बैंक में पैसा प्राप्त किया। तो यहां मुझे जो अकाउंट मिल रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट मिल रहा है, एक जो मयंक है उसका अकाउंट मिल रहा है, और जो तीसरा अकाउंट मिल रहा है वो मेरा सेल्स का, क्योंकि मैंने सेल्स किया है। यहां मुझे 3 अकाउंट मिले इस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो अगर मैं यहां अगर रूल लगाने की कोशिश करूंगा तो ये देखिए, पहला वाला पोर्शन है, बैंक जो है हमारा कौन सा अकाउंट है भैया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और रिसीवर या गिवर की पोजीशन में हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं उससे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। बैंक ने हमें 25% भुगतान कर दिया। देखिए, चेक एट द टाइम ऑफ सेल, उसने, इसके लिए मैं इस अकाउंट को तो डेबिट कर दूंगा। मयंक का जो अकाउंट है, मैं मयंक के अकाउंट की बात करूंगा। जो मयंक का अकाउंट है ये अगेन पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन के अंदर या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। जरा चेक कीजिए ये 25,000 रुपीज के साथ क्या हुआ है। मयंक ने मुझे 25,000 का भुगतान किया और मैंने उसको माल बेचा। तो जो मयंक है वो रिसीवर की पोजीशन में हो गया। क्या रिसीवर की पोजीशन में हो गया? गुड्स। और गिवर की पोजीशन में क्या हो गया? बैंक से पेमेंट।
तो मैंने कहा एडिशनल रूल नंबर 3, एडिशनल रूल नंबर 3 आगे एक वीडियो अगेन आ रहा है जिसमें रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का एडवांस वर्जन आएगा, जिसके अंदर ये जितने भी एडिशनल रूल्स हमने 1 बाय 1 किए हैं इनका सारा का सारा समराइज फॉर्मेट आपको वहां पे मिलेगा। तो हमने कहा एडिशनल रूल नंबर 3, जहां पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गिवर दोनों की ही सिचुएशन में अगर एक ही क्वेश्चन होता है हम उस अकाउंट को आगे कैरी नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने मयंक को यहाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं बोलूँगा मयंक भैया यहाँ आपका अकाउंट नहीं आएगा। इसी तरह जो मेरा सेल्स का अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स का रूल क्या है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मेरे यहाँ पे जो सेल्स है ये मेरी सबसे बड़ा रेवेन्यू है और ये मेरा अगर रेवेन्यू है इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे कोई तरह का क्लैश नहीं है, मयंक का अकाउंट मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ, डेबिट करना है मुझे मेरा बैंक अकाउंट और क्रेडिट करना है सेल्स। तो मुझे इस ट्रांजेक्शन की इस वाले पोर्शन की जो एंट्री मिली है वो क्या मिली है देखिए, मैं लिख देता हूँ। वो एंट्री मिली मुझे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मुझे पहले ट्रांजैक्शन की मुझे एंट्री मिल गई। चलिए भैया अब बात करते हैं जो रिमेनिंग 75,000 थे उसका क्या करें। ये जो रिमेनिंग 75,000 रुपीज है ये सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया। मयंक को 75,000 का माल बेचा और मयंक को 75,000 का माल बेचा यानी कि मयंक हो गया और एक हमारा सेल्स का अकाउंट हो गया। ठीक है भैया, तो दो अकाउंट मिल गए, एक हमें मयंक का अकाउंट मिल गया और एक हमें मिल गया हमारा सेल्स का अकाउंट। मयंक चूंकि पर्सनल अकाउंट है, माल रिसीव कर रहा है, रिसीवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैं मयंक के अकाउंट को यहां क्या करने वाला हूं, डेबिट करने वाला हूं। सेल्स का जो मेरा अकाउंट है वो मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। सेल्स का अकाउंट क्या हो गया, मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया और मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम वाले अकाउंट को मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। तो ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है 75,000 उसकी मुझे एंट्री क्या मिली देखिए, पहला ट्रांजैक्शन ये हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने लिखा मयंक अकाउंट डेबिट 75,000 और टू सेल्स हो गया मेरा 75,000। जब तक आप नए हो इसको टुकड़े करके अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप बड़े हो जाओगे, होशियार हो जाओगे, आप इन दोनों को कंपाउंड करके भी एक एंट्री कर सकते हो। एंट्री क्या हो जाएगी देखिए जरा, एंट्री हो जाएगी सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, बैंक का जो अकाउंट है वो 25,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। ठीक है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं, ये 25,000 से डेबिट हो रहा है और मयंक का जो अकाउंट है वो 75 से डेबिट हो रहा है। टोटल हो गया 1 लाख। ये देखिए ये और ये दोनों मिला के कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और ये भी सेल्स का अकाउंट है, ये भी सेल्स का अकाउंट है, ये 1 लाख हो गया। तो हमने कहा था कि ट्रांजैक्शन के अंदर अगर एक साइड कॉमन हो तो आप उसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। तो टू सेल्स में 1 लाख लिख दूंगा और 25 और 75 डेबिट कर दूंगा। मुझे एंट्री क्या मिल गई, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज। उसके बाद में मयंक अकाउंट डेबिट 75,000 रुपीज और टू जो मेरा सेल्स वाला अकाउंट हो गया वो दोनों का टोटल कितना हो गया, ये और ये दोनों अकाउंट मिलके मेरे 1 लाख रुपीज हो गए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड एंड एडिशनल 25% कैश रिसीव्ड। बीइंग गुड सोल्ड एंड 25% कैश रिसीव्ड, ये हमारा नरेशन हो गया। ठीक है भैया, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए। बीइंग गुड सोल्ड, माल बेचा, एंड 25% प्रीसीडिंग रिसीव इन बैंक, ये हमारा नरेशन हो गया। आपके हिसाब से नरेशन लिख लीजिए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखिए जरा अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है। चलिए
अगला जो ट्रांजेक्शन है वो ये कह रहा है कि भैया रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्ण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। हरि कृष्ण का जो हमारे यहाँ पे अकाउंट है वो 1000 का है, तो जो एक अकाउंट है वो हरि कृष्ण का मिल गया। और रिसीव देखिए अकाउंट कुछ बात नहीं है, यानी कि नकद में मान लूंगा, तो ये हरि कृष्ण का अकाउंट इफेक्ट हो गया। उसके बाद में उन्होंने मुझे कैश दे दिया, कितना दे दिया भैया हरि कृष्ण ने 975, एंड जो अकाउंट है वो पूरा सेटल्ड कर दिया। 1000 रुपये का अकाउंट पूरा पूरा 975 पे सेटल कर दिया, यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया 25 रुपीज़ का। ट्रांजेक्शन के अमाउंट समझ चुके हैं, अमाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, हमने कहा हमारा काम क्या है, हर ट्रांजेक्शन के सबसे पहला काम ये होता है कि उसके अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लिखे आना है। तो पहला जो अकाउंट मिला वो मिला मुझे हरि कृष्ण का, हरि कृष्णा। साथ साथ में मैं इसका इफेक्टेड अमाउंट जो था वो 1000 रुपीज़ से इफेक्ट हो रहा है, वो भी लिख लेता हूँ। सेकंड अकाउंट मुझे क्या मिला भैया, नकद में भुगतान किया है, हमें रिसीव हुआ है ना, तो कैश के अंदर अमाउंट मिला है कितना 975 रुपीज़ का। हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड 25 रुपीज़ का। ये हमें 3 अकाउंट मिल गए। जैसे ही अकाउंट मेरे, हमारा काम क्या है, आप उस पर डेबिट और क्रेडिट के रूल लगा दीजिए। तो जो हरि कृष्ण का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। हमेशा या तो क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में होगा पर्सनल अकाउंट, या गिवर की पोजीशन में होगा। मेरे यहाँ पे क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम हरि कृष्ण। रिसीव फ्रॉम हरि कृष्ण मतलब ये जो हरि कृष्ण था ये गिवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैं अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। हरि कृष्ण ने मुझे पेमेंट दिया है ना, गिवर की पोजीशन में हो गया। कैश का जो अकाउंट है, मैंने कहा भैया ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरे रियल अकाउंट है, ठीक है, ये मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में जब भी पैसा आएगा कम्स इन वाली स्थिति होगी या गोज आउट वाली स्थिति होगी। यहाँ पे देखिए हरि कृष्ण ने मुझे भुगतान किया है, मेरे पास पैसा आया है, यानी कि कम्स इन वाली स्थिति है, इसके लिए मुझे उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड जो है वो मैंने कहा मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। ये मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया भैया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इनकम की बात, सॉरी एक्सपेंडिचर की बात और लॉसेस की बात करोगे मैं डेबिट करूंगा, इनकम और रेवेन्यू की बात करोगे मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया है पार्टी को, मेरे लिए खर्चा है वो, ठीक है ना भैया, तो मैंने उसे डेबिट करने वाला हूँ। जल्दी से देखिए यहाँ कोई क्लैश है क्या, नहीं है। डेबिट कितना आने वाला है 1000, दोनों मिला के, ये देखिए ये और ये मिला के 1000 का डेबिट और 1000 का क्रेडिट, कोई क्लैश नहीं है। सिंपल केस ऑफ कंपाउंड एंट्री। जल्दी से लिखिए, हमें एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरि कृष्ण। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये 975 है, डिस्काउंट हमने 25 का किया है, टू जो हरि कृष्ण का अकाउंट है वो इफेक्ट हो गया कितने से, 1000 रुपीज से। बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये भैया हमारा नरेशन हो गया। ट्रांजैक्शन की डेट आपको बिना के ही लिखनी है, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ट्रांजैक्शन की डेट। मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, आप इसे नोट कीजिए। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है, हमारा 4 तारीख का ट्रांजैक्शन है, ये क्या कहता है जरा रीड आउट कीजिए आप। चलिए, रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओन्स अस 1000। भैया देखिए क्या हो गया, जो मिस्टर राजन थे वो हमारा ऋणी है, यानी कि हम उससे 1000 रुपये मांगते हैं। मिस्टर जो राजन है ये हमें पहला अकाउंट मिल गया, ठीक है ना, मिस्टर राजन जो है ये पहला अकाउंट मिला और यहाँ से हम 1000 रुपये मांगते हैं।
ही ओस अस ₹1000 का मतलब वो जो पर्सन है हमारा ऋणी, यानी कि हम उससे मांगते हैं 1000 रुपये। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो ऑफिशियल रिसीवर का मतलब ये हुआ जो हमने कल बात की थी, कल भी ये ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया था, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो सकता है वो बैंकक्रप्ट हो गया और इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से उसकी रिकवरी का प्रोसेस चल रहा होगा। 60 पैसा हमें आया है, 1000 रुपये का 60, यानी कि कैश के अंदर हमें रिसीव हो गया कितना भैया, 600 रुपये। अब 400 जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो गया। अब राजन के अकाउंट को बैलेंस बुक्स में रखना राजन के अकाउंट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है और गवर्नमेंट प्रोसीडिंग से हमें 60 पैसा मिला है, यानी कि जो भी हमारा ड्यू था उसका 60% हमें पैसा मिला है। तो जो मिला हमने नकद में लिख दिया और बाकी हम बैड डेब्ट्स ट्रीट करके राजन के अकाउंट को कैरी नहीं करेंगे। कल याद है मैंने आपको ट्रांजेक्शन में बताया था बैड डेब्ट्स रिकवरी के अंदर मैंने कहा था कि बैड डेब्ट्स रिकवरी केवल तभी होती है जब एक बार हम उस अकाउंट को बुक्स में जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राजन का जो अकाउंट है 1000 रुपये से, हालांकि उससे आज 600 ही रहे, फिर भी उसका अकाउंट 1000 ड्यू था, 1000 से कट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। फिर खुदा न खास्ता कभी कोई पैसा राजन ने दे दिया तो वहाँ पे राजन का नाम नहीं आएगा। इसके लिए डिटेल में देखिए आप बैड डेब्ट्स रिकवरी का कंसेप्ट, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवरी। मुझे फिलहाल अकाउंट ढूंढने हैं। मेरा पहला काम है, मेरा राजन नाम का मेरा अकाउंट मिल गया, ठीक है। राजन का जो अकाउंट है मेरा 1000 रुपये से इफेक्ट हो रहा है। दूसरा जो है वो मेरा नकद का अकाउंट हो गया, मुझे 600 रुपये मिल रहे हैं। तीसरा जो अकाउंट है वो मेरा बैड डेब्ट्स वाला अकाउंट हो गया, वो 400 रुपीज़ से इफेक्ट हो गया। मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन के अंदर राजन हो गया, ठीक है, जितना पैसा रिसीव हुआ वो हो गया, रिमेनिंग मैंने बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया और उन अकाउंट को ढूंढ लिया जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। रूल लगा दूंगा, राजन का जो अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया, ये मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। अगर राजन रिसीवर की पोजीशन में होगा तो मैं डेबिट करूंगा, गिवर की पोजीशन में होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। राजन से हमें कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं, राजन का पूरा अकाउंट क्लोज करना है, इसके लिए ये गिवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो सिंपल सी भाषा में समझिए, राजन का जो अकाउंट है फिलहाल हमारी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है अंडर मॉडर्न अप्रोच। अंडर मॉडर्न अप्रोच देखिए मैंने कहा अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ये बात समझिएगा कि मेरी बुक्स में फिलहाल जो राजन है वो एसेट्स के फॉर्म में है और एसेट्स का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर मुझे और एसेट्स इंक्रीज करनी होगी तो मुझे राजन को फर्दर डेबिट करना है, परंतु अब उससे कुछ नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आने वाला और ये आ गया। इसका मतलब नेचुरल बैलेंस जो है एसेट्स में, एसेट्स मुझे कुछ तो रिकवर हो रही है। बात समझना, राजन से मैं 1000 रुपये मांगता हूँ, 600 रिकवर हो गई, क्या ये 600 में मांगूंगा राजन से? नहीं मांगूंगा। तो 600 से मुझे वो एसेट्स को डाउन करना है क्योंकि वो पैसा मुझे आ चुका है। अब 400 क्या मुझे आएगा? कभी नहीं आएगा, इसके लिए भी उसको डाउन कर दीजिए। जब पैसा आना ही नहीं है तो राजन में क्यों खड़ा रखेंगे? राजन तो एसेट्स में खड़ा है ना। एसेट्स का मीनिंग ये हो गया, एसेट्स के अंदर किसी अकाउंट का अगर बैलेंस खड़ा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को आपको वो पैसा आएगा। हमें पता है कि राजन से पैसा नहीं आने वाला है, तो उसका जितना 1000 रुपये बाकी है वो डिक्रीज करना है। तो नेचुरल बैलेंस क्या आता है? डेबिट है और उसे डिक्रीज करना है, इसके लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से जवाब मिला हमें अंडर मॉडर्न अप्रोच। जहां कंफ्यूजन वाले पॉइंट होंगे मैं हमेशा मॉडर्न अप्रोच का भी आपको रेफरेंस दे दूंगा। अब बात करता हूं मेरा जो नकद का अकाउंट है, जो मेरा नकद का अकाउंट है, ये जो नकद का अकाउंट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन अगर आएगा तो मैं डेबिट करूंगा और व्हाट गोज आउट अगर ये जाएगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे मुझे पैसा रिसीव हुआ है, कम्स इन वाली पोजीशन में है, इसके लिए मैं इस अकाउंट को डेबिट करूंगा। मॉडर्न अप्रोच में भी समझ सकते हो, मेरा केस का जो बैलेंस है वो एसेट्स है और बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। नेचुरल बैलेंस क्या है? डेबिट है और बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पैसा मुझे आ रहा है, इसके लिए मैं फर्दर डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है भैया। तीसरा जो अकाउंट है वो मेरा है बैड डेब्ट्स का अकाउंट। चलिए, तो बैड डेब्ट्स का जो अकाउंट है वो मेरे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है
और अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस मेरे इंक्रीज होते हैं मैं डेबिट करता हूँ, इनकम और रेवेन्यू मेरे अगर डिक्रीज होते हैं मैं क्रेडिट करता हूँ। फिलहाल मेरा खर्चा बढ़ रहा है, इसके लिए मैं डेबिट कर रहा हूँ। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगा, बहुत सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच में बैड डेब्ट जो है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है और मुझे नेचुरल बैलेंस को इंक्रीज करना है, तो जब डेबिट के बैलेंस को इंक्रीज करना है मतलब फर्दर डेबिट कीजिए, इसको और ज़्यादा डेबिट कर लीजिए। आंसर वही मिलेगा, जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। एंट्री क्या मिली? एंट्री मिली बैड डेब्ट्स अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राजन। चलिए कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है भैया? 600। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400 और टू राजन का जो अकाउंट है मेरे यहां से 1000 से सेटल्ड हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड वाया, कैसे मिला है भैया? डायरेक्ट नहीं मिला है, वाया ऑफिशियल रिसीवर एंड रिमेनिंग ड्यू राइट ऑफ। बाकी हमने जो पैसा राइट ऑफ कर दिया। ट्रांजैक्शन की डेट नोट कर लीजिए, नरेशन नोट कर लीजिए। जल्दी से बढ़ जाऊंगा मैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखते हैं जरा अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या कहता है। ओके, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1500। चलिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो प्रोप्राइटर था ना उसने ड्राइंग कर रखी थी। अब ड्राइंग और कैपिटल भैया अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ड्राइंग और कैपिटल क्या होती है आपको ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा चुके हैं। बिजनेस ओनर ने जो पैसा निकाला बिजनेस से वो हमारी ड्राइंग है, और जब भी पैसा डालेगा चाहे वो किसी भी फॉर्म में डाले, एसेट्स के फॉर्म में डाले या नकद के फॉर्म में डाले, वो हमारा कैपिटल का पार्ट होता है। अब बिजनेस ओनर ने जो ड्राइंग की उसके अगेंस्ट में बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है। बिजनेस ओनर ने पैसा निकाला तो बिजनेस ने कहा कि भैया आपने जो पैसा निकाला मैं उसके बदले में ब्याज लूंगा। तो जब आप इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बिजनेस के लिए क्या हो गया भैया? ये इनकम की बात हो गई, यानी कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। अब जो पार्टी ने जो प्रोप्राइटर था उसने पैसा निकाला और बिजनेस के ने उसके बदले में ब्याज अगर चार्ज किया है, ये बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर प्रोप्राइटर जितना पैसा लगाया है उसके बदले में अगर ब्याज चार्ज करता है तो इस केस में वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा। यहां हम चार्ज कर रहे हैं, बिजनेस चार्ज कर रहा है, इनकम हो गई। अब जो दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, अब क्या करें? दूसरा अकाउंट क्या है? दूसरा अकाउंट क्या है भैया? दूसरा अकाउंट है ड्राइंग का। देखो सामान्यतः क्या होता है, बात समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता कि भी ये जो ब्याज है इसका नकद में रिसीव कर लिया, आपने ब्याज चार्ज किया, मान लीजिए जनरली ऐसा होता नहीं है ना कि भी आपने ब्याज चार्ज किया और अगर उसने पार्टी ने आपको कैश दे दिया तो यहाँ कैश में एंट्री कीजिए। पर सामान्यतः हमारे बिजनेस में ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, हम लोग लेना देना नहीं होता, क्योंकि बिजनेस ओनर पैसा लगा रहा है तो एक हाथ से लगाएगा, एक हाथ से फिर से निकालेगा। इससे बढ़िया है नेट रिजल्ट देख लेंगे। तो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई आदमी मान लीजिए आपसे 1000 रुपए मांगता है, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई आदमी 1000 रुपए आपसे मांगता है, ठीक है ना, और उस आदमी ने कहा कि भैया 100 रुपए मेरा ब्याज है,
पर मुझे अभी चाहिए नहीं, तू तेरे पास रख ले, अगले साल एडजस्ट कर देंगे। यानी कि अब उसका जो ड्यू है ना वो 100 रुपीज उसका ब्याज हुआ, अब उसका टोटल ड्यू कितना हो गया, 1100 हो गया। अगर मैं ये नकद में भुगतान कर देता ना तब तो ये पैसा कैश के थ्रू पेमेंट चला जाता या मुझे रिसीव हो जाता, परंतु एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है, जो मूल हिस्सा है जिसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, अगर केस में विड्रॉल नहीं होता है तो वो उसी में एड बैक हो जाता है। जैसे प्रोप्राइटर ने मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, 10,000 रुपए ब्याज, आगे हम बहुत डिटेल में करेंगे, अगर 10,000 रुपए ब्याज चार्ज करता है और केस में विड्रॉल नहीं करता है तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो 1,10,000 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना, लाख रुपए उसका बैलेंस था, 10,000 ब्याज ड्यू हो गया, अब जो बिजनेस से वो कितना मांगेगा, 1,10 मांगेगा। ठीक इसी प्रकार से मेरी ड्राइंग का कुछ अमाउंट हुआ होगा, मेरी ड्राइंग का कुछ अमाउंट हुआ होगा और इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो अब मेरी ड्राइंग बढ़ गई क्योंकि नकद में तो मुझे उसने दिया नहीं नकद में। ठीक है, तो दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला मुझे मेरा ड्राइंग का अकाउंट। कौन सा मिला मुझे, मेरा ड्राइंग का अकाउंट मिल गया मुझे। तो एक मुझे ड्राइंग का अकाउंट मिला, एक मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट मिला। तो जो ड्राइंग का अकाउंट है ये मेरा कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। तो जहां ड्राइंग होती है, जहां ड्राइंग होती है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, जहां ड्राइंग है वहां पे जो बिजनेस ओनर है वो बिजनेस से पैसा निकालता है, मतलब वो रिसीवर की पोजीशन में होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहां पर जो ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट भी ड्राइंग में ही कलेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग ही उसकी इंक्रीज हो गई, तो हम ये एज्यूम कर देंगे कि उसने फर्दर रिसीव कर लिया 1500 रुपए। तो यहां अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस ड्राइंग को अगर मैं समझूं, ये कौन सा अकाउंट है मेरा भैया, ये जो ड्राइंग है मेरा, अंडर मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो जो ड्राइंग है मेरा कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। ठीक है भैया, कैपिटल का नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो जब भी कैपिटल आप इंक्रीज करोगे, कैपिटल आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज अगर करते हो तब तो आपको क्रेडिट करना पड़ता है। परंतु ड्राइंग क्या हो गया आपका, ड्राइंग मतलब आपने डिक्रीज कर दी, आपने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। कैपिटल को अगर डिक्रीज कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। कैपिटल का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है, अगर पैसा डालोगे बिजनेस के अंदर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, परंतु पैसा जब विड्रॉल करोगे तो जो कैपिटल है उसके नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम होगा, पैसा निकल रहा है। तो ड्राइंग पे जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया इससे भी आपकी ड्राइंग इंक्रीज हो रही है। पहले मान लीजिए आपने 10,000 की ड्राइंग की, 50 रुपये उसमें और ब्याज के ऐड कर दिए, अब आपकी ड्राइंग 11,500 रुपये कहलाएगी। सेम वे से तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग अकाउंट है वो क्या हो जाने वाला है भैया, डेबिट होने वाला है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। चलिए ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं अपन। ड्राइंग में सिंपली मुझे ऐड करना है बस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एडजस्टमेंट एंट्री है भैया, इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। 1,500 और यहां नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। तो ये हमारी है एक एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री का मैंने आपको रूल क्या बताया कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, हमेशा याद रखिए, एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर जो की आइटम है, जैसे कैपिटल, अगर आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब उस इंटरेस्ट को कैपिटल में ऐड कर दीजिए, उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ड्राइंग कर रहे हो आपकी और उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उस ड्राइंग को उस इंटरेस्ट को ड्राइंग में ऐड कर दीजिए।
ठीक उसी प्रकार जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई आदमी आपसे 10,000 मांगता है, उसका साल भर का ब्याज हुआ 1,000 रुपये, उसने कहा भैया अभी तेरे पास रख, तो अगली साल उस आदमी का जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा वो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि जहां पे आपने अपनी लायबिलिटी का भुगतान नकद में नहीं किया, तो जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट हुई इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो हमेशा उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए ये मेरी एंट्री हो गई, मुझे एंट्री क्या मिल गई, चलो एंट्री में लिख ली, नरेशन लिख लिया, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन जरा देखिए क्या कहता है। Goods sold to Anil costing 40,000 for cash at a profit of 25% on cost less 20% trade discount। छोटा सा कैलकुलेशन मैंने कहा, उस अमाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको बुक्स में लाना। हुआ क्या है, माल बेचा है भैया, तो एक तो सेल्स का अकाउंट है वो तो पता चल गया, टू अनिल, अनिल का अकाउंट मिल गया, माल अनिल को बेचा है, फॉर कैश नकद की बात भी हो गई। चलिए बहुत बार आ चुका ये ट्रांजैक्शन, नकद का अकाउंट मिल गया। इट प्रॉफिट, प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं होता है, वो कैलकुलेशन में आएगा, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में लाते नहीं है। तो सबसे पहले कि इस ट्रांजैक्शन में किस अमाउंट से हमें रिकॉर्ड करना है। माल कितना है, क्या है भैया, गुड्स, हमारा इनवॉइस कुछ इस तरह से बनेगा, 40,000 का माल है, हमारा इनवॉइस नहीं है, सॉरी ये हमारी कैलकुलेशन है, इनवॉइस में कभी प्रॉफिट नहीं दिखा जाता है। तो 40,000 रुपये जो है हमारा है कॉस्टिंग, इसके ऊपर 25% हमने प्रॉफिट ऐड किया, यानी कि 10,000 रुपये हमने प्रॉफिट ऐड किया, टोटल हो गया 50,000। इसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया, बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमारी बुक्स में हम कभी भी नहीं लेंगे, 20%, यानी कि फिर से 10,000 रुपये हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कौन से अमाउंट से हमारी बुक्स में ये सेल्स की एंट्री रिकॉग्नाइज हो गई भैया, समझिए, सेल्स की एंट्री हो गई 40,000 रुपये से। नकद कितना देगा, फॉर कैश लिखा है ना, फॉर कैश, परंतु ये ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कैश का जो अमाउंट है वो भी 40,000 रुपये हमें रिसीव हो जाएगा। अनिल का अकाउंट, चलिए रूल लगाते हैं सभी के ऊपर, अमाउंट तो एक ही आया है 40,000, अब किस अकाउंट को ड्रॉप करते हैं, किसको लेते हैं। सेल्स का जो अकाउंट है हमने कहा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, या तो एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करता है, इनकम या रेवेन्यू की बात होती है। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गई, मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूँ। अनिल का अकाउंट का क्या करूँगा, अनिल जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक पर्सनल अकाउंट है, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। भैया वो गिवर की पोजीशन में है, क्या दिया है उसने, कैश, वो रिसीवर की पोजीशन में है, क्या मिला है उसे, गुड्स। क्या करेंगे, एडिशनल रूल नंबर 3, अगर एक पर्सनल अकाउंट मेरे ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीवर और गिवर की दोनों ही पोजीशन में हो जाता है, मैं उस अकाउंट को आगे कैरी नहीं करता हूं। अंडर मॉडर्न अप्रोच क्या कहा, ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट आता है, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, और उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर फ्यूचर में हमारी कोई भी उसके साथ रिलेशनशिप एसेट्स या लायबिलिटी की क्रिएट नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उस अकाउंट को बुक्स में नहीं लाएंगे। ये हमने समझा था अंडर मॉडर्न अप्रोच। चलिए तो इसलिए इस अकाउंट को छोड़ देंगे। नकद का जो अकाउंट है वो हमारे लिए रियल अकाउंट है, जब भी आएगा मैं उसे डेबिट करूंगा, जब भी मेरे यहाँ से पैसा चला जाएगा मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। मेरे पास चूंकि मैंने माल बेचा है, पैसा आने वाला है, इसके लिए मैं इस अकाउंट को करूंगा डेबिट। मुझे एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹40,000। ध्यान रखना, जो हमारा प्रॉफिट है वो कभी इनवॉइस में नहीं दिखेगा, हमारा इनवॉइस यहाँ से स्टार्ट होगा 50,000 ट्रेड डिस्काउंट और पीछे आ गया 40,000, परंतु जहाँ ट्रेड डिस्काउंट आएगा इसको छोड़ देंगे। 40,000 रुपये से हम हमारी बुक्स में पहली सेल्स की एंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे।
चलिए बढ़ता हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले जल्दी से। एंट्री क्या मिली मुझे, कैश अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू सेल्स ₹40,000। ट्रांजैक्शन की डेट जरूर लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए यहाँ पे टू अनिल, नरेशन में नाम लिख लीजिए, याद रह जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किसका था अगर कभी डिटेल निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे नरेश का अकाउंट कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक तो केस का अकाउंट है और एक हमारा सेल्स का अकाउंट है। चलिए बात करेंगे अगले ट्रांजैक्शन की। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पेड कार्ट्रिज ऑफ ₹1,000 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने पेड किया है डिलीवरी ऑफ गुड्स, कार्ट्रिज पेड किया है। चलिए भाई, अब मेरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है, तो चलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई आपने भुगतान किया है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अननेसेसरी मैं इसको किसी और ट्रांजेक्शन के साथ लिंक नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने माल डिलीवर्ड किया किसी को, उसके बदले में आपको चार्ज पड़ना पड़ा, चार्ज पे करना पड़ा, कार्ट्रिज हो गया, पेमेंट नकद हो गया, दो अकाउंट मिल गए। तो जो मेरा कार्ट्रिज का अकाउंट है, दूसरा अकाउंट मिल गया मुझे मेरा नकद का। कार्ट्रिज का अकाउंट कौन सा है भैया, कार्ट्रिज का अकाउंट मेरे बिजनेस के लिए एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। चलिए ये नॉमिनल नेचर का अगर अकाउंट है तो एक्सपेंसेस और लॉसेस की जब भी बात करेंगे डेबिट होगा, इनकम और रेवेन्यू की बात करेंगे क्रेडिट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि माल डिलीवरी करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ा, तो मेरे लिए ये हो गया डेबिट। नकद मेरे लिए क्या हो गया भैया, एक रियल अकाउंट है। जब भी नकद आएगा मैं उसे डेबिट करूंगा, और जब भी नकद से मुझे भुगतान करना होगा मैं उसे करूंगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने इसे क्रेडिट करना है। अब जरा ये देखिए मुझे एंट्री क्या मिली, मैंने डेबिट क्या कर दिया, कार्ट्रिज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए एंट्री मिली मुझे कार्ट्रिज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए यहाँ पे अमाउंट कितना है भैया, 100 रुपीज़ का है, डेबिट कीजिए, 100 को क्रेडिट कीजिए, सॉरी 1000 नहीं 100 को क्रेडिट कीजिए। बीइंग कार्ट्रिज पेड, आप स्पेलिंग फटाफट सही लिख देना। ये मेरा नरेशन हो गया, ट्रांजैक्शन की डेट लिखना ना भूलना है। कई बार ये हो सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो कार्ट्रिज है कोई क्लाइंट है मिस्टर राम, उसके बिहाफ पे किए। अगर किसके बिहाफ पे की होती ना तो यहाँ पर उस पार्टी को ड्यू करते, ये हमारा खर्चा नहीं है, हमने टेम्परेरी खर्चा किया तो उस आदमी को ड्यू करेंगे। मान लीजिए होता कि राम के बिहाफ पे कार्ट्रिज का भुगतान किया तो राम को यहाँ खड़ा कर देता, मैं राम से पैसा मांगने लग जाता। एसेट्स है ना, डेबिट हो रही है, एसेट्स क्रिएट हो जाती है, और जब भी राम मुझे भुगतान करता उस टाइम मैं क्या करता, मैं उसे क्रेडिट कर लेता वापस। ठीक है भैया, ये मेरा हो गया कार्ट्रिज। अब अगला क्वेश्चन, अगला सॉरी ट्रांजेक्शन देख लीजिए ज़रा क्या कहता है। आई थिंक इस क्वेश्चन का ये लास्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। चलिए, इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹15,000। देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ कह रखी है, मैं इसको समझाना चाहता हूँ दो तरीके से, आपको रटना नहीं है, बात समझना। ऊपर जो ये 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लिखा है, कहीं पार्टी का नाम नहीं है, कहीं ये पार्टी का नाम नहीं है, बात समझना। तो मैं इसको आपको दो तरीके से समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा हमेशा कंसेप्ट याद रखो, रटना नहीं है हमें। तो मान लीजिए ये मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हालांकि ये ट्रांजैक्शन अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो पहले ट्रांजैक्शन को समझने से पहले इनकम टैक्स की लायबिलिटी भरना जो होता है ना, वो है क्या पहले ये समझना है। छोटी सी जानकारी दूंगा जितनी हमें यहाँ जरूरत है, डिटेल के लिए आगे 11th 12th बहुत लंबी चौड़ी पूरा आपके पास एक समंदर पड़ा है,
वहाँ मैं आपको उसको डिटेल बताऊंगा। तो इनकम टैक्स यानी कि जब भी आप माल बेचते हो, बिजनेस करते हो, जो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस आप करते हो, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना होता है। बात समझना, जो हमने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस देने होते हैं, वो कहलाता है इनकम टैक्स। कि आपने कितनी इनकम अर्न की, कितना प्रॉफिट अर्न किया, उस पर हमें टैक्स देना होता है। उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट एक्ट है, सेपरेट बुक है, और आपके इस कोर्स में नहीं है। आगे जब आप बीकॉम करोगे या सीए की स्टडी करोगे तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स है। मैं इतनी डीप में नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल से इतनी बात कहूँगा कि अगर समझिए, अगर बिजनेस आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, यहाँ हम अकाउंट जो समझ रहे हैं ना, वो एक प्रोप्राइटर का अकाउंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप या कंपनी का अकाउंट नहीं करते हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स का लायबिलिटी होता है, इनकम टैक्स जो लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म का मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि हमारे पास जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत डिटेल बताया कि बिजनेस करने के पास बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए, बिजनेस को एंटिटी क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते थे। या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जहां 1% होल एंड सोल होता है, या होती है पार्टनरशिप फर्म जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, और तीसरी हमने कहा था कंपनी। पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम कर रहे हो, फिलहाल आपकी बुक्स जो है 11th के अंदर ये पूरा प्रोप्राइटरशिप पे ही बेस है। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी आई, ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है। बात समझना, ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, प्रोप्राइटरशिप केस के अंदर जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, वो आपका व्यक्तिगत खर्चा होता है। तो एक बात समझिए, जिस तरह से हमने बहुत सारे पहले ट्रांजैक्शन लिखे थे, जहां हमने कहा था कि मालिक जो प्रोप्राइटर है उसका इंश्योरेंस का भुगतान हुआ, तो क्या हम इंश्योरेंस को बुक में लेके आए थे? हमने कहा नहीं, हमारे बिजनेस के लिए इंश्योरेंस खर्चा नहीं था, हमने उसको ड्राइंग ट्रीट किया था। ठीक वैसे ही, क्योंकि हमारे बिजनेस ने प्रोप्राइटर के बिहाफ पे जब भी कोई भुगतान करेगा, हम उस खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, हमारे लिए वो एक ड्राइंग है। तो मैंने कहा अंडर प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी है, और पर्सनल लायबिलिटी का जब भी हम भुगतान करेंगे, हमारे लिए जो अकाउंट है वो हमारे लिए सिर्फ ड्राइंग का अकाउंट है बस। अब चाहे इनकम टैक्स पे किया उसके बिहाफ पे पर्सनली, या कोई और चीज का पेमेंट किया है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। परंतु मैं अगर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के फॉर्मेशन में काम करता, आपको अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के फॉर्मेट में काम करता, वहां हम पढ़ेंगे कि इनका अपना एक सेपरेट वजूद होता है, और ऐसी स्थिति में जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी होती है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो अगर समझिएगा मेरी बात, अगर ये किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट होता और इनकम टैक्स का भुगतान होता, तो ड्राइंग की जगह मेरा वो खर्चे का नाम आएगा, वो एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा। परंतु हमारे कोर्स के अंदर फिलहाल हम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि भैया ये जो इनकम टैक्स है उस प्रोप्राइटर की व्यक्तिगत लायबिलिटी है, और व्यक्तिगत लायबिलिटी चाहे उसका इंश्योरेंस किया, चाहे उसकी पर्सनल बाइक का इंश्योरेंस किया, घर का रेंट भरा, उसके घर का रेंट भरा, या घर का कोई भी पर्सनल काम मैंने किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर के लिए उसने फर्नीचर खरीदा, मैं उस एसेट्स को या उस एक्सपेंसेस को उसके नाम से मेरी बुक्स में नहीं लाके, मेरे लिए सिर्फ एक शब्द है,
मेरे यहाँ से उसके बिहाफ पे मैंने भुगतान किया, मेरे पास एक शब्द है दैट इज ड्राइंग, खत्म। ठीक है भैया, मैंने ये माना कि उसने मेरे यहाँ से पैसा रिसीव किया। फिर भुगतान चूंकि नकद में हुआ होगा तो दूसरा जो अकाउंट है मेरे बिजनेस से पैसा निकला होगा। ड्राइंग जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है भैया, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मेरे यहाँ से मैंने तो एक तरह से ये एज्यूम करूंगा कि भी प्रोप्राइटर को पैसा दे दिया, अब वो इसने इनकम टैक्स भरे या कुछ और करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोप्राइटर ने पैसा रिसीव किया, मैंने उसको डेबिट करना है। नकद का जो अकाउंट है वो मेरे लिए क्या है भैया, रियल अकाउंट है। जब भी मेरे बिजनेस में कम्स इन पैसा ये आता है तो मैं डेबिट करता हूँ, और अगर पैसा जाता है तो मैं उसे करता हूँ क्रेडिट। मेरे यहाँ से भुगतान हुआ है, पैसा गया है, मैं क्रेडिट करूँगा। एंट्री क्या मिल गई मुझे एंट्री मिल गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए मुझे एंट्री मिली ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है भैया, 15,000 रुपये आप डेबिट कीजिए, 15,000 रुपये आज क्रेडिट कर लीजिए। यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग इनकम टैक्स पेड, यहाँ नरेशन में आप हिंट दे दीजिए कि ये ड्राइंग जो है वो किस तरह की ड्राइंग है। नरेशन ट्रांजेक्शन की डेट भी लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके 2 मिनट और लूँगा, मैं आगे की रोड में बताता हूँ कि जो जर्नल चैप्टर है मेरे हिसाब से इसके अंदर एक भी इलुस्ट्रेशन और एक भी क्वेश्चन मैंने अब छोड़ा नहीं है। बाकी क्या रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन के बाद में जो भी क्वेश्चन है कुछ फिल इन द ब्लैंक से इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर नरेशन दे रखे हैं। नरेशन जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1 लाख, तो आपको पता है, और उसने पूछा है रिवर्स पूछा कि भैया इसकी एंट्री क्या है, या एक अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट दे रखा है और 2 में लिख रखा है, ब्लैंक में क्या लिखे, आपको पता है कैपिटल है। भैया इतने ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, 450-500 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। एक बार शांति से बैठ के पढ़ लीजिएगा, मेरी गारंटी है फिलिंग द ब्लैंक्स ये 20-25 जो ट्रांजेक्शन है विद इन 2 मिनट्स आप कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु फिर भी इसके अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, मिसिंग वैल्यूज जो कैलकुलेट करनी है, मिसिंग वैल्यू की कैलकुलेट करने के लिए जो वीडियो आएगा वो लगभग 1 महीने बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं स्टार्टिंग करूं क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला जो है वो है एमसीक्यूज है, नहीं सॉरी, सबसे पहला जो है वो है HOTS। ठीक है ना भैया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये जो पूरे टॉपिक है, क्या है, जर्नल क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, ठीक है, अकाउंट क्या होता है, और क्या दे रखा है, चलिए बैड डेब्ट्स क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। भैया एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं HOTS के अंदर, और उन 10 क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी 10 वीडियो डिटेल्ड में आ चुके हैं, तो इसके लिए मैं सेपरेट कवर नहीं करूंगा। हर वीडियो का मैं इसका जवाब है, सिंपल सा मीनिंग पूछा है, बैड डेब्ट्स क्या है, अकाउंट क्या है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल होता क्या है, ड्राइंग होता क्या है, कैपिटल होता क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है, हर एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो HOTS के लिए ऑलरेडी वीडियो सारे के सारे डिटेल रिलीज हो चुके हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को क्वेश्चन कवर नहीं करूंगा। फिर रहूंगा एमसीक्यूज के लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। एमसीक्यूज का जो वीडियो है थोड़े दिनों बाद में मैं रिलीज करूंगा, 10 से 12 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और उसके बाद में वही वापस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू है, इनके लिए अगला जो पोर्शन है इसके लिए सेपरेटली वीडियो लगभग 1 महीने के अंदर मैं आपको रिलीज करके दे दूंगा। परंतु एक भी टॉपिक नहीं है ऐसा जो मैंने कवर नहीं किया है। एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ,
मेरी गारंटी आपको इस बुक से नहीं, अब आप चाहे TS ग्रेवाल से कर लीजिए, आप DK गोयल से कर लीजिए, या आप NCERT की बुक कर लीजिए, एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा जर्नल के अंदर जो हमने कवर नहीं किया होगा। तो फिलहाल अगला जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं उसको करूंगा एडवांस वर्जन फॉर रूल एंड डेबिट क्रेडिट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एडिशनल रूल नंबर 1, 2 का बताया था कि अगर नॉमिनल जो अकाउंट है, अगर नॉमिनल अकाउंट का क्लैश होता है पर्सनल अकाउंट के साथ में, वहां मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बताया, यहाँ मैं सारी चीज़ समराइज फॉर्मेट में बताऊंगा। तो जो अगला हमारा वीडियो आएगा, 10 से 12 वीडियो जो आने वाले हैं, वो एडवांस रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर पे आएगा। और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो हम मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे थे, इसको और थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में एक बार जब फंडामेंटल पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे हमारा अगला चैप्टर ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हमने कहा हमारी अकाउंटिंग के अंदर जो जर्नल है वो हमारी पहली सीढ़ी है, जर्नल हम कर चुके हैं छोटी छोटी। अब ये जो मान लीजिए एक दीवार बनाते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम कोई दीवार से चुनाई करते हैं तो जर्नल जो हमारा पहली जो फाउंडेशन है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे छोटी छोटी कोई बातों से जो कंफ्यूजन होता है उनको हम फिल करेंगे ट्रिक से, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से, और अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से और रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के एडवांस वर्जन को देखेंगे, ताकि छोटे मोटे कोई कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी यहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे। और फिर जो हमारा जो अगला स्टेप है, जहां हम जर्नल करने के बाद में, जर्नल लिखने के बाद में हर अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर में कैसे कैलकुलेशन होती है, अकाउंट को कैसे मैच किया जाता है, अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है, वो पोर्शन समझते हुए आगे का सफ़र तय करेंगे।